कल वाला न्यूमेरिकल होगी ना? आज सारा का सारा तू सारे अकेले बता देगा। कितने रोटर फ्रिक्वेंसी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? रोटर फ्रिक्वेंसी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? हाँ, रोटर फ्रिक्वेंसी ज्ञात करने का फॉर्मूला एफ इंटू एस था ना। याद नहीं करते? स्लिप ज्ञात करने का खाली स्लिप। स्लिप क्या होती है? एन एस माइनस एन आर। सिंक्रोनस गति और रोटर गति का अंतर ही तो होता है। अच्छा, रोटर की गति लोड पे ज्यादा होती है, बिना लोड के ज्यादा होती है? बिना लोड के ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। कल निकाली थी ना सारी की सारी। सिंक्रोनस गति ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? सिंक्रोनस गति एन एस ज्ञात करने का। हाँ, एफ इंटू 120 बट्टा में पी। आज मोटर चालू करते हैं। 3 फेज मोटर, तो पहली मोटर आपको पढ़नी स्क्वायरल केज। स्क्वायरल केज मोटर। चालू करें? आ जाओ। पहली जो मोटर उसका नाम है स्क्वायरल केज मोटर। कौन सी मोटर है? स्क्वायरल केज मोटर। अरे आपको पता है कोई सी भी 3 फेज मोटर कितना मुख्य भाग होता है? 2। एक होता है स्टेटर। क्या होता है? स्टेटर। और दूसरा होता है रोटर। क्या होता है? रोटर। स्टेटर अपन पढ़ चुके हैं। स्टेटर 3 फेज की सभी मोटर का 3 फेज मोटरों का स्टेटर समान होता है। का स्टेटर समान होता है। स्टेटर किसे कहते हैं आप लोगों को पहले बता चुका मैं। स्टेटर किसको बोलते हैं? मशीन का स्थिर रहने वाला भाग। मशीन का स्थिर रहने वाला भाग स्टेटर कहलाता है। स्टेटर पर क्या स्थापित किए जाते हैं? पोल। पोलों पर कौन सी वाइंडिंग करते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग करते हैं? पोलों की संख्या कितनी होती है? पोलों की संख्या कितनी होती है? 3 के गुणज में। 3 फेज मोटर के 3 के गुणज में स्टेटर पर वाइंडिंग कितने डिग्री के अंश पर लगाई जाती है? 3 फेज मोटर में वाइंडिंग कितने डिग्री के अंश पर लगाई जाती है? 120 डिग्री। स्टेटर का क्या काम होता है? घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। ठीक है। मेन सप्लाई किसको देते हैं? स्टेटर को, या पोलो को, या आर्मेचर वाइंडिंग को। घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र की गति क्या कहलाती है? सिंक्रोनस गति। और सिंक्रोनस गति ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने बता चुका हूं। तो आपको सीधा पढ़ना है रोटर। क्या पढ़ना है आपको? रोटर। रोटर पढ़ना है। चले आगे आ जाओ। रोटर पढ़ना है, चले। मशीन का घूमने वाला भाग क्या कहलाता है? रोटर कहलाता। करवा चुका हूं मैं। रोटर पर कौन सी वाइंडिंग की जाती है? फील्ड वाइंडिंग। कौन से कनेक्शन में की जाती है? स्टार कनेक्शन में। काम क्या करता है ये? चुंबकीय क्षेत्र का छेदन करता है और लोड इसी पे जुड़ता है। लोड क्या करता है? शाफ्ट पे जुड़ता है या रोटर पे जुड़ता है। चले, स्क्वायर केज मोटर थी ना, वो खुद 2 प्रकार की थी। कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की। स्क्वायर केज मोटर खुद 2 प्रकार की। मैंने कहा सर कौन कौन सी? एक तो थी सिंगल केज रोटर। सिंगल केज रोटर। एक थी डबल केज वाली। कैसी थी? डबल केज रोटर। स्क्वायर केज मोटर खुद थी ना, रोटर के आधार पर कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की। एक तो सिंगल केज का रोटर था, एक कैसा था? डबल केज। मैंने कहा सर बात करते कैसे? सिंगल केज की। सिंगल केज रोटर। सिंगल केज रोटर। सिंगल केज स्क्वायर केज मोटर, पूरा नाम तो ये होता है। चलें आगे आ जाओ। इसमें रोटर तांबे की छड़ों का बना होता है। तांबे की छड़ों का बना होता है। का बना होता है। रोटर जो होता है वो किसका बना होता है? तांबे की छड़ों का। ऐसे बना होता है। ऐसे छड़ होती है।
ऐसी छड़ होती है। एंड में क्या करते हैं, इनको वापस में शॉर्ट करके ऐसे बना दिया जाता है। ये लो, चले जब ऊपर से देखते हैं ना इसको तो ऐसा दिखता है। इसका जब टॉप व्यू बनाओगे आप ऐसा बनता है। ऊपर से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा ना, ये नहीं समझ आया मेरी बात को। तो ये जो छड़े थी ये किसकी बनी थी, तांबे की। किसकी बनी है, तांबे की बनी थी। तो सिंगल केज का रोटर जो है वो किसका बना होता है, तांबे का। किसका बना होता है, तांबे का बना था। साथ ही आपको पता तांबे के अंदर किसका मान होता है, एक्सल का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। एक्सल का मान क्या होता है, ज्यादा। एक्सल का मान जब क्या होता है, एक्सल का मान आपको पता ना, एक्सल पढ़ चुके अपन। एक्सल का मान क्या होगा, ज्यादा। जहां एक्सल का मान ज्यादा होता है तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम। तांबे में जो होता है एक्सल का मान क्या होता है, ज्यादा। प्रतिरोध तो कम ही होता है तांबे का। तो अगली लाइन लिखेंगे क्या सर, तांबे की छड़ों का इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि एक्सल का मान अधिक होता है। कैसा होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या होता है, अधिकतम। अगली खास बात, तांबे की छड़ों का, तांबे की छड़ों का प्रतिरोध का मान कम होता है। क्या होता है, कम होता है। या सिंगल केज रोटर की जो छड़ें होती है उनमें उनमें जो मान होता है, तो एक्सल का मान क्या होता है, अधिकतम। और प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। ये दो शर्तें याद रखना, इसी से आपको ये पूरा याद होगा। सिंगल केज रोटर वो किसका बना होता है, तांबे का। तांबे का माइंड मारते ही आपको याद रख लेना कि प्रतिरोध इसका क्या होता है, कम होता है। प्रतिरोध कम होता है, एक्सल का मान क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अगली खास बात, इस रोटर का, कौन सा रोटर है आप पढ़ रहे हो अभी, सिंगल केज। इस रोटर में प्रतिरोध का मान कम होने पर, प्रतिरोध का मान कम होने पर, प्रतिरोध का मान कम होने पर टॉर्क का मान, टॉर्क का मान कम रहता है। टॉर्क का मान क्या हो गया, कम। क्यों, टी समानुपाती क्या होता है, प्रतिरोध। टी समानुपाती रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा प्रतिरोध उतना ज्यादा क्या होता है, टॉर्क होता है। जितना ज्यादा प्रतिरोध उतना ज्यादा क्या होगा, टॉर्क होगा। चलूं आगे, लेकिन इसका तो प्रतिरोध क्या है, कम है ना। प्रतिरोध कम है तो टॉर्क भी क्या हो गया, कम। तो सिंगल केज मोटर का टॉर्क का मान क्या होता है, कम होता है। इसीलिए तो कौन सा बनाएंगे, डबल केज बनाएंगे। भाई पहले चीज में कमी क्या है वो याद रखो, उसके बाद अगली चीज आपको याद होगी, वरना याद नहीं होगी। सिंगल केज रोटर था, तांबे की छड़ों का बना होता है। तांबे का बने होने का एक्सल का मान क्या हो गया, ज्यादा। और प्रतिरोध का मान क्या हो गया, कम। प्रतिरोध का मान कम होने के कारण इसका क्या हो गया, टॉर्क का मान भी क्या रह गया, कम। तो टॉर्क प्रतिरोध के समानुपाती होता है। तो टॉर्क आपको पता है ज्यादा टॉर्क होना चाहिए ना। बिना टॉर्क, अगर टॉर्क नहीं होगा तो बल कैसे होगा, भारी लोड पे काम कैसे करेगी ये, नहीं समझ आएगी मेरी बात। तो इस मोटर का यानी कि सिंगल केज रोटर का, स्क्विरल केज मोटर का टॉर्क का मान क्या होता है, कम होता है, कम होता है। इस मोटर का उपयोग या इस मोटर का उपयोग का उपयोग वहां किया जाता है, किया जाता है जहां लोड पहले से आरोपित ना हो, लोड पहले से आरोपित ना हो, आरोपित न हो। सिंगल केस का प्रयोग कहां करते हैं, जहां पर लोड पहले से ना लगाओ। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखोगे, कहां करते हैं, ड्रिल मशीन में। कहां करते थे पहले, ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन में लोड पहले लगता है या बाद में, बाद में लगता है। बाद में तो लगता है ड्रिल पे। एक आपको लेंथ मशीन है, आपको लेंथ मशीन, चलोगे। तो सिंगल केज रोटर का प्रयोग कहां करते हैं, जहां पर लोड पहले से ना लगाओ। आपको याद क्या रखना, आपको याद रखना भाई सिंगल केज होते हुए डबल केज क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि सिंगल केज से क्या था, टॉर्क, सिंगल केज से क्या था, एक्सल का मान ज्यादा था। एक्सल का मान ज्यादा होने से प्रतिरोध का मान क्या रह गया, कम। प्रतिरोध का मान कम रहने से टॉर्क का मान क्या हो गया, कम। क्योंकि टॉर्क समानुपाती किसका होता है, प्रतिरोध के।
बस ये शर्तें याद रखनी है आप लोगों को। और ये कंडीशन क्यों है? क्योंकि इसको किसका बना दिया गया है? तांबे का। चलो क्या, अब एक बात बताओ, मेरे को टॉर्क बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? टॉर्क। तो मैं क्या बढ़ाऊंगा यहाँ पे? प्रतिरोध बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तभी तो टॉर्क बढ़ेगा, वरना कैसे बढ़ेगा? चलो आगे। इस मोटर का टॉर्क का मान भी कम था, पावर फैक्टर का मान भी क्या था? कम है। चले क्या आगे, इतना उतारो फिर चलते हैं। चले क्या आगे। तो सिंगल केज में क्या था? टॉर्क का मान कम था। टॉर्क को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं अपन? टॉर्क को बढ़ाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं भाई? प्रतिरोध बढ़ाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब प्रतिरोध कैसे बढ़ाया जाए? तो इसके लिए बनाया गया था डबल केज। आपको आंसर इससे यही पता चल जाना चाहिए। डबल केज, डबल केज स्क्विरल केज मोटर, SC लिख देता हूं, SCM, स्क्विरल केज मोटर, डबल केज स्क्विरल केज मोटर। चलूं क्या आगे? अब होगा क्या सर? इस मोटर में दो रोटर प्रयोग किए जाते हैं। दो रोटर प्रयोग किए जाते हैं। मैंने कहा सर समझाने कैसे? चले भाई, पहला तो ऐसे बना हुआ ही था, आपको पता ही है। और पहला कुछ ऐसे ही बना था क्या? पहला कुछ ऐसा ही तो बना था, है ना? अब इसके ऊपर क्या कर देंगे? एक और केज लगा देंगे इसे। ये समझ आ गया कि मेरे पहले एक रोटर था, उसके ऊपर एक रोटर और लगा दिया। सबसे पहले धीरे धीरे समझते हैं। इसमें कितने रोटर दिख रहे हैं आपको? दो रोटर दिख रहे हैं। एक तो कहां लगा हुआ है? अंदर की तरफ। कहां लगा हुआ है? अंदर की तरफ। इसको बोलते हैं इनर केज। क्या बोलते हैं? इनर केज। एक तो कहां लगा हुआ है? अंदर, जिसको क्या बोलेंगे? इनर केज। और इनर केज आपको पता किसका बना होता है? तांबे का। चले, तांबे का बना होने के कारण इसमें एक्सेल का मान क्या होता है? और प्रतिरोध का मान कम। यही तो सर थी पहले वाली की। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या बोलता है? बाहरी जो है, जो बाहर जो केज लगा है, इसको बोलता है आउटर केज। आउटर केज भाई, आउट की साइड है तो आउटर केज हो गया। एक इनर केज है, कौन सा भी? आउटर केज। अब आउटर केज जो है वो किसका बनाया गया था? पीतल का। किसका बनाया गया था? पीतल का। किसका बनाया गया? पीतल का। और इसके अंदर एक्सेल का मान क्या होता है? शून्य। एक्सेल का मान क्या होता है? शून्य। एक्सेल का मान शून्य है तो प्रतिरोध कितना होगा? अधिकतम होगा कि नहीं होगा? प्रतिरोध का मान क्या होगा? अधिकतम। चलेंगे आगे, धीरे धीरे सब की लाइन लिखते हैं। कैसे? दो केस लगे होते हैं। एक पहला केस होता है वो होता है इनर केज। कौन सा होता है? इनर केज। मैंने कहा सर ये बना किसका होता है? इनर केज बना होता है तांबे का। किसका बना होता है? तांबे का बना होता है। पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक्सेल का मान क्या होता है? ज्यादा। एक्सेल का मान क्या होता है? अधिक। अधिक। एक्सेल ज्यादा तो प्रतिरोध का मान क्या होता है? कम होता है। प्रतिरोध का मान क्या होता है? कम। चले क्या आगे? अच्छा, दूसरा जो केज है, दूसरा केज यानी कि दूसरा नंबर केज, वो कौन सा आता है? आउटर केज। अरे कोई इसको बाहरी केज और भीतर केज भी बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? बाहरी केज का मतलब आउटर केज हो गया, भीतर केज का मतलब इनर केज हो गया। चले, आउटर केज। आउटर केज किसका बना होता है? पीतल का। किसका बना होता है? पीतल का। पीतल का बना होने के कारण एक्सेल का मान कितना होता है? शून्य होता है इसमें। एक्सेल का मान शून्य पर प्रतिरोध का मान क्या होता है? अधिकतम। प्रतिरोध का मान क्या होता है? अधिकतम। यहां तक को दिक्कत समझ जाते बताओ? थोड़ा आगे थोड़ा टफ होने वाला है। यहां तक को दिक्कत समझे? परेशान भाई, दो केज है, एक तो बाहरी केज है और एक इनर केज है। इनर का तो आपने पहले ही पढ़ लिया। बचा कौन सा था? बाहरी। चले ना, अपने को दुख देने वाली कौन सी चीज थी? एक्सेल था।
एक्सल होने के पहले एक्सल था तो प्रतिरोध कम था, अपन ने क्या कर दिया, एक्सल को 0 कर दिया, तो क्या बच गया, प्रतिरोध बच गया, नहीं बच गया क्या? अब देखते हैं क्या सर, जब मोटर को सप्लाई से जोड़ा जाता है, सप्लाई से जोड़ा जाता है, जब मोटर को क्या दी जाती है, सप्लाई दी जाती है, तो धारा का अधिकतम मान, धारा का अधिकतम मान, अब बात बताओ, आउटर केज में से निकलेगा कि इनर केज में से निकलेगा? भाई इसमें कोई धारा उत्पन्न होगी ना। अब जो धारा है वो आउटर केज में से ज्यादा निकलेगी या इनर केज में से? भाई बाहर क्या लगा हुआ है, स्टेटर लगा हुआ है, स्टेटर को क्या दोगे आप, सप्लाई दोगे, तो वो अपना चुंबकीय क्षेत्र तो बनाएगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र किस में से निकलेगा, अंदर वाले में से या बाहर वाले में? क्यों भाई, अंदर वाले में तो एक्सल है ना, और ये धारा को अपने में एक्सल का मान, एक्सल के अंदर एक गुण भी तो होता है जिसको आप एल बोलते हो, हेनरी, जो धारामान परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा ना। भाई अंदर तो क्या, चलो ये अगर समझ नहीं, ध्यान रखो, अंदर क्या एक्सल प्लस आर, और टोटल प्रतिरोध अंदर वाले का बढ़ गया, अंदर वाले का टोटल प्रतिरोध क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, और बाहर वाले में खाली क्या है, आर है, तो दोनों में से अगर सीधा देखा था तो प्रतिरोध किसका कम लग रहा है आपको, बाहर वाले का कम हुआ ना, क्योंकि इसके अंदर एक्सल नहीं है। तो धारा का अधिकतम मान, स्टार्टिंग के समय धारा का अधिकतम मान किस में से निकलता है, आउटर केज में से। क्यों निकलेगा, अंदर वाले में एक्सल है, अंदर वाले में क्या है, एक्सल है, और एक्सल के अंदर एक गुण पाया जाता है किसका, प्रेरकत्व का, इसको इंडक्टेंस बोलते हैं। तो धारामान परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। अरे ये पढ़े है ना फर्स्ट ईयर में, आप करके आए हो। चलो आगे, तो जो धारा का अधिकतम मान है वो इनर केज में से ना होकर कहां से में से निकलता है, स्टार्टिंग के समय बाहरी केज में से निकलेगा। तो जब मोटर को सप्लाई से जोड़ा जाता है तो धारा का अधिकतम मान बाहरी केज में से गुजरता है, और मोटर उच्च टॉर्क पर स्टार्ट हो जाती है। इस लाइन को दिक्कत समझे, परेशानी भाई, स्टार्टिंग में धारा का अधिकतम मान किस में से गुजरता है, आउटर केज में से गुजरता है, क्योंकि उसमें एक्सल नहीं होता। चलें क्या, अगली खास बात, जब मोटर की गति बढ़ती है, वेरी मोस्ट लाइन है जो कि मैं कल वाली क्लास में बता चुका हूं आप लोगों को, यहां पता चलेगा याद है कि नहीं। जब मोटर की गति बढ़ती है तो रोटर फ्रीक्वेंसी में कमी आती है। क्या आती है, कमी आती है। याद है क्या कुछ, स्टार्टिंग के समय तो फ्रीक्वेंसी क्या थी, 50 हर्ट्ज थी, कल थी ना, और फिर आपने क्या रोटर फ्रीक्वेंसी निकाली थी F/S करके, कितने हर्ट्ज आई थी, 2 हर्ट्ज। फिर मैंने कहा ये चीज आगे समझ काम आएगी, जब मोटर की गति क्या करती है, मोटर अपनी गति पे आती है, तब क्या होता है, धीरे धीरे रोटर फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है, घटता जाता है। कल ही पढ़ लिया था इसके बारे में। तो जब मोटर की गति बढ़ती है तो रोटर फ्रीक्वेंसी की गति में क्या आता है, कमी आती है। मोटर फ्रीक्वेंसी में क्या आएगी, कमी आती है। और इनर केज कमी आती है, इनकी फ्रीक्वेंसी में क्या आएगी, कमी आएगी। जब मोटर क्या बन चुकी है, रनिंग अवस्था में आ रही, गति पकड़ ली उसने, गति पकड़े तो रोटर फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, कमी। और आपको पता है इनर केज जो है वो किसका इनर केज वो किसका बना है, तांबे का, और उसके अंदर क्या है, एक्सल है। क्या है, एक्सल। तो एक्सल का फॉर्मूला क्या था, 2πfl होता है कि नहीं होता, 2πfl। अगर मैं ऐसा सीधा जाऊं तो एक्सल बराबर में क्या बच गया, एक्सल किसके समानुपाती होता है, फ्रीक्वेंसी के, होता है कि नहीं होता। फर्स्ट ईयर में अच्छे से बड़ा ऐसे सब, अगर नहीं समझ आ रहा है ना ये वाला, तो ऐसी थ्योरी वाला चैप्टर है वो दोबारा से देख लेना। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या हुई है, कम हुई है। फ्रीक्वेंसी क्या हुई है, कम हुई है। कब, रनिंग अवस्था में। कब कम हुई है, जब मोटर गति पकड़ती है तो फ्रीक्वेंसी के मान में क्या आई है, कमी। फ्रीक्वेंसी कम तो एक्सल के मान में भी कमी आएगी। एक्सल के मान में कमी होगी तो सर क्या होगा, इनर केज में फ्रीक्वेंसी में कमी आती है। कमी
आने पर कमी आती है, कमी आती है तो इनर केज के एक्सल में भी कमी आ जाती है, में भी कमी आ जाती है, कारण क्या इसका है, क्यों क्यों एक्सल समानुपाती किसको होता है, फ्रीक्वेंसी के। अब सुनना मेरी बात, एल कम सॉरी फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो एक्सल का मान क्या हो गया, कम हो गया। तो इस रनिंग अवस्था में देखो, रनिंग अवस्था के अंदर जो रनिंग अवस्था में धारा का अधिकतम मान किस में से जाएगा भाई, स्टार्टिंग अवस्था थी जब धारा का अधिकतम मान किस में से गया था, आउटर केज में से गया था कि नहीं गया था, जो अंदर एक्सल था। जैसे रनिंग अवस्था आई, मोटर गति पकड़ी, तब क्या है, अंदर वाले का एक्सल का मान क्या हो गया, कम। तो अंदर सिर्फ क्या बचा है, प्रतिरोध बचा कि नहीं बचा, प्रतिरोध बचा। जबकि पीतल की अपेक्षा तांबे का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। पीतल की अपेक्षा तांबे का प्रतिरोध क्या होता है, स्टार्टिंग में तो क्यों ज्यादा था, क्योंकि साथ में एक्सल था इसलिए ज्यादा था। अब रनिंग अवस्था में एक्सल का मान क्या हो चुका है, तो केवल प्रतिरोध बच गया इसमें। अब पीतल की अपेक्षा तो इसका प्रतिरोध कम नहीं हो गया क्या भाई, पीतल की अपेक्षा तांबे का प्रतिरोध कम हो गया, तो तांबे का प्रतिरोध कम हो गया तो रनिंग अवस्था में धारा का अधिकतम मान किस में से गुजरने लगेगा, इनर केज में से, और मोटर का रनिंग टॉर्क भी बना रहेगा। ये लाइन समझ आई कि नहीं, चलो आगे देखो। इनर केज कमी आ जाती है, रनिंग अवस्था में धारा का अधिकतम मान इनर केज में से गुजरता है, इनर केज में से गुजरता है। किसमें से गुजरता है, इनर केज में से। क्यों, एक्सल का मान क्या होगा, कम, केवल प्रतिरोध बचा तो इसमें से निकलना चालू करेगा। और मोटर का रनिंग टॉर्क भी बना रहता है, लाइन समझ आई क्या, बस मेन ये दो लाइन ही है इसके अंदर, कुछ नहीं समझने वाली भाई। स्टार्टिंग के समय धारा का अधिकतम मान किसमें से निकलेगा, आउटर केज में से। क्यों, बाहर वाले में स्टार्टिंग के समय एक्सल था नहीं, केवल प्रतिरोध था, अंदर वाले में एक्सल था तो अंदर वाले में से गया नहीं, तो स्टार्टिंग में तो उच्च टॉर्क कौन उत्पन्न करता है, आउटर केज। चलो जैसे जैसे मोटर गति पकड़ती है तो रोटर फ्रीक्वेंसी के मान में कमी आएगी, रोटर फ्रीक्वेंसी के मान में कमी आने पर रनिंग अवस्था में धारा का अधिकतम मान किसमें से गुजरने लगेगा, इनर केज में से। जब इनर केज में से निकलेगा तो रनिंग टॉर्क भी बना रहता है। कोई दिक्कत समझे, परेशानी, मेन इंपोर्टेंट इसके अंदर यही है। बाकी मैं यहां लिख देता हूं जो बचा है, इस मोटर का पावर फैक्टर का मान 0.7 से 0.8 होता है। कितना होता है, 0.7 से 0.8। कोई दिक्कत समझे, परेशानी हो जाएगा ना, जो कि क्या होता है, सिंगल केज की अपेक्षा अधिक होता है, सिंगल केज का कम होता है, परफेक्ट का मान इसका क्या होता है, ज्यादा, 0.7 से 0.8। कोई दिक्कत समझे, परेशानी, दोबारा ढंग से देख लो, फिर उतार लो, फिर चलता है। एक चीज और देखो भैया, देखो मेरी बात सुनो, इस मोटर का नाम है ना क्या, स्क्विरल केज मोटर है। स्क्विरल का मतलब होता है, केज का मतलब तो आपको पता क्या होता है, पिंजरा, नहीं होता क्या, केज का मतलब क्या होता है, स्क्विरल का मतलब होता है गिलेरी, क्या होता है, गिलेरी। तो स्क्विरल केज का मोटर जो है उसकी जो आकृति है वो गिलेरी के पिंजरे की तरह होती है। पिंजरे की तरह नहीं लगता क्या ये, और पिंजरे की तरह लग रहा है ना, वो नहीं लगता, वो अलग होता है, चूहे वाला तो पिंजरा अलग होता है, हाँ वो नहीं देखा कभी, उसकी तरह होती है। इसको क्या, मोटर के रोटर की जो आकृति वो किसकी तरह होता है, गिलेरी के पिंजरे की समान होती है। कहीं लिख लेना आप, इसकी आकृति जो होती है, नोट्स में लिख लेना अपनी आकृति किसके समान होती है, गिलहरी के पिंजरे के समान, पिंजरे के समान होती है, दिख रहा है। और गिलहरी वो नहीं है जो अपन बोलते हैं यहाँ पे, दीवार पे चलने वाली गिलहरी नहीं है, वो चिपकली होती है। गिलहरी क्या होती है, जो पेड़ पे होती नहीं है, उसको भी लोग पालते हैं, वो होती है जिसको अपन अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, चकचुंदरी।
नहीं बोलते क्या? वो वाली, उसको भी पालते हैं लोग। उसका पिंजरा कभी देखना किसके समान होता है? रोटर के, इस मोटर के रोटर के समान होता है। अब उतार लो, चलते हैं। चले आगे। ये थी आपकी स्क्विरल केज मोटर। स्क्विरल केज मोटर का पावर फैक्टर का मान कितना होता है? 0.7 से 0.8। जितने भी ज्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में किसका प्रयोग करते हैं? स्क्विरल केज मोटर का ही प्रयोग करते हैं। हाँ, डबल केज रोटर। चलो आगे। अगली जो मोटर पड़े उसका नाम है 3 फेज स्लिप रिंग मोटर। 3 फेज स्लिप रिंग मोटर। इसके भी कितने भाग होते हैं? मुख्य भाग हर मोटर के कितने होते हैं? 2 भाग। कौन कौन सा? स्टेटर और रोटर। स्टेटर और रोटर। चलेंगे आगे। स्टेटर सबका समान ही होता है। बात करते हैं इसके रोटर की। इस मोटर का जो रोटर है, रोटर वाउंड प्रकार का होता है। कैसा होता है? वाउंड प्रकार का होता है। इसको बोलता है सिलेंड्रिकल। कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। या इसको बोलता है बेलनाकार। कैसा होता है? बेलनाकार। इस रोटर का राउंड प्रकार का होता है। अभी तो मोटर नीचे खोलते नहीं हो आप, उसके गोल सा नहीं निकलता क्या बाहर? रोटर तो गोल ही तो बाहर निकलता है ऐसे। ऐसे होता है। और यहाँ पे क्या होता है? स्लॉट कट्टे होते हैं जिस पर वाइंडिंग की जाती है। ऐसे स्लॉट कट्टे होते हैं। चले, दिखने में कुछ होता है। और इनके बीच में कर दी जाती है वाइंडिंग ऐसे। तो पहले तो ये सवाल पूछेगा, 3 फेज स्लिप रिंग मोटर का रोटर किस प्रकार होता है? वाउंड प्रकार का। कैसा होता है? वाउंड प्रकार का, या सिलेंड्रिकल, या बेलनाकार। एक ही बात है। चलेंगे आगे। अगली खास बात, इस मोटर के रोटर पर, इस मोटर के रोटर पर एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ा जाता है। एक बाह्य प्रतिरोध यानी जिसको बोलता है रियोस्टेट जोड़ा जाता है। चलो क्या आगे। मैंने कहा सर धीरे धीरे साथ में डायग्राम भी बनाते चलते हैं ताकि ज्यादा समझ आएगा। ये मोटर का स्टेटर है। क्या है? स्टेटर पे क्या स्थापित किए जाते हैं? और क्या लगाते हैं? पोल नहीं लगाते क्या? पोल लगाते हैं। पोलों पे क्या कर दी जाती है? वाइंडिंग। क्या कर दी जाती है? वाइंडिंग कर दी जाती है। और इनको क्या दी जाती है? सप्लाई, RYB। चलो आगे। और बीच में क्या लगा होता है? रोटर लगा होता है। क्या लगा होता है? रोटर। रोटर पर भी कौन सी वाइंडिंग की जाती है? फील्ड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग करता है? फील्ड वाइंडिंग करता है। किस कनेक्शन में? ये स्टार कनेक्शन। चले, तो 3 फेज स्लिप रिंग मोटर के अंदर एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? 3 फेज बाह्य प्रतिरोध। थ्री फेज बाह्य प्रतिरोध ऐसा सिंबल होता है। चले आगे। ये इसकी शाफ्ट हो गई। और यहां लगा दी जाती है स्लिप रिंग। क्या लगा दी जाती है? स्लिप रिंग। डायग्राम अच्छा समझना, प्रैक्टिकल में आएगा। कितनी स्लिप रिंग है दिख रही है आपको? 3 है ये। 1, 2 और 3। चलो आगे। यहां लगा दिया जाता है एक चेंज ओवर स्विच। क्या लगा दिया जाता है? ऐसा। ये होगा 3 फेज रिएस्टर।
रियो स्टेट बोल मत रे। थ्री फेज रियो स्टेट। जब मैं इस हैंडल को पकड़ूंगा यहाँ से, इस हैंडल को पकड़ के क्या कर दूंगा, ऊपर कर दूंगा, तब तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और जब हटाऊंगा तो हट जाएगा। सीधी सी बात है। ये होता है चेंज ओवर स्विच। क्या होता है? चेंज ओवर स्विच। चलो आगे, चेंज ओवर स्विच। बोल मत, बाकी सब पसंद है मेरे को। जब मेरा मार्कर चला तो बिल्कुल मत बोला कर। थ्री फेज रोटर का जो रोटर है वो किस प्रकार का होता है? बाउंड प्रकार का। इसके अंदर एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? बाह्य प्रतिरोध। कैसे काम करेगा वो अलग बात है, बताता हूं धीरे धीरे। बाह्य प्रतिरोध जोड़ने के लिए, बाह्य प्रतिरोध जोड़ने के लिए, बाह्य प्रतिरोध जोड़ने के लिए कितनी स्लिप रिंगें लगाई गई थी? 3। भाई 3 जॉइंट है तो 3 ही लगेगी, ये पूछा गया सवाल है। चले, बाह्य प्रतिरोध जोड़ने के लिए कितने स्लिप रिंगें लगाई जाती है? 3। जोड़ने के लिए 3 स्लिप रिंग, 3 स्लिप रिंग, 3 स्लिप रिंग बनी किसकी होती है? पीतल की। किसकी बनी होती है? पीतल की। मोस्ट सवाल है, ध्यान रखना भाई। 3 होती है, ये आपने याद कर लिया। 3 फेज है तो ट्रिक से याद हो गया। 3 फेज 3 स्लिप रिंग बनी किसकी होती है? पीतल की। पीतल की क्यों बनी है? ताकि प्रतिरोध क्या हो? ज्यादा से ज्यादा हो। भाई पीतल की क्यों बनाई गई? ताकि प्रतिरोध क्या हो? ज्यादा से ज्यादा हो। 3 स्लिप रिंग प्रयोग की जाती है, जो कि किसकी बनी होती है? पीतल की। किसकी बनी होती है? पीतल की बनी होती है। चलेंगे आगे, अगली खास बात। स्टार्टिंग के समय जब मोटर को सप्लाई दी जाती है तो रियो स्टेट रोटर के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। रोटर के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, श्रेणी क्रम में संयोजित रहता है। जब मोटर को सप्लाई दोगे, जब ये जो हैंडल रखा होगा ऊपर की तरफ, किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ। उसको ऊपर ऐसे जोड़ देंगे तो जुड़ जाएगा, है ना। अब सर इससे क्या होगा? संयोजित रहता है। अगली खास बात, तो यहां से भी एक सवाल क्लियर हो गया कि 3 फेज रियो स्टेट कहां जुड़ा होता है? रोटर के श्रेणी क्रम में। कहां लगता है? स्टेटर पे इसका कोई काम नहीं है। कहां लगेगा? रोटर के श्रेणी क्रम सॉरी, रोटर के श्रेणी क्रम। स्टार्टिंग के समय रोटर का प्रतिरोध अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम रहता है। भाई जब होगा, एक तो आपने इसे जोड़ा नहीं, खाली वाइंडिंग होगी तो उसका प्रतिरोध होगा खाली। अगर ये इसको साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो श्रेणी क्रम में टोटल प्रतिरोध का मान जुड़ के ही तो निकलता है। तो स्टार्टिंग समय क्या होगा? प्रतिरोध का मान क्या होता है? रोटर प्रतिरोध का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। रोटर प्रतिरोध का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। नहीं होगा क्या? अधिकतम होता है। अगली खास बात सर, अधिकतम होता है। पर रोटर प्रतिरोध का मान अधिकतम होने के कारण टॉर्क का मान, किसका मान? टॉर्क का मान भी अधिक रहता है। क्यों? T समानुपाती R। होता है कि नहीं होता? नहीं हो गया भाई। जब आपने पहले खाली पिंजरा लगाया तब पावर फैक्टर सुधरा था, उसका टॉर्क बढ़ा था। अपन ने इस बार क्या कर दिया? और बाहर से और प्रतिरोध जोड़ दिया। बाहर से क्या जोड़ दिया? प्रतिरोध जोड़ दिया। तो और ज्यादा टॉर्क नहीं बढ़ जाएगा क्या? तो इस मोटर का टॉर्क क्या होता है? स्क्विरल केज से भी ज्यादा होता है। स्क्विरल केज मोटर से भी क्या होता है? ज्यादा। मैं आगे आपको खाली रोटर पढ़ाऊंगा। स्क्विरल केज रोटर कैसे बनता है, ये बाउंड रोटर कैसे बनता है, दोनों का यूज कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है। जैसे इसका यूज 1500 आरपीएम से अधिक वाली मशीनों में किया जाता है, उसका प्रयोग कहाँ होता है? 375 वो अलग चीज है। रोटर पर पढ़ेंगे तब डीपली रोटर के बारे में पढ़ूंगा। यहाँ मोटर पढ़ रहे हैं। अच्छा दोबारा देखना, रोटर का जो
थ्री फेज स्लिप रिंग मोटर है, उसका रोटर किस प्रकार का, बाउंड प्रकार का, कैसा है, गोल है, बाउंड प्रकार का। इसमें एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, थ्री फेज बाह्य प्रतिरोध। ये स्टार्टर का काम भी करेगा इसका कैसे आगे बता दूंगा। बाह्य प्रतिरोध जोड़ने के लिए कितने स्लिप रिंग प्रयोग की जाती है, 3 स्लिप रिंग प्रयोग की जाती है। कितनी प्रयोग की जाती है, 3 स्लिप रिंग प्रयोग की जाती है। तो स्लिप रिंग किसकी बनी होती है, पीतल की। पीतल की वो बनेगी ताकि प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा हो। भाई ये प्रतिरोध कुछ ना कुछ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। जब मोटर को सप्लाई दी जाती है तो स्टार्टिंग समय रोटर प्रतिरोध का मान क्या होता है, अधिकतम। रोटर प्रतिरोध का मान अधिकतम होने के कारण स्टार्टिंग टॉर्क का मान क्या होता है, अधिकतम। क्यों, टी समानुपाती क्या होता है, आर। होगा कि नहीं होगा। अगली खास बात, टॉर्क का मान बढ़ने पर, टॉर्क का मान बढ़ने पर पावर फैक्टर का मान भी बढ़ जाता है। पावर फैक्टर का मान भी बढ़ जाता है। क्योंकि कोई बता सकता है क्यों बढ़ जाता है भाई। टॉर्क बढ़ने पर पावर फैक्टर का मान कैसे बढ़ गया, कोई बता सकता है। आपने खुद ने पढ़ा है ना, टी समानुपाती कोस फाई। यहां पे एक बोर्ड लिखा था ना, आपको याद नहीं है, टी रोटर टॉर्क किसके समानुपाती होता है, रोटर धारा के रेजिस्टेंस के कोस थीटा के। पहली क्लास में बता दिया था अगर याद हो तो टॉर्क बढ़ने पर पावर फैक्टर का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलूंगे आगे। अगला, इस मोटर का, इस कौन सी मोटर है ये, थ्री फेज स्लिप रिंग मोटर का पावर फैक्टर का मान 0.8 से 0.9 होता है, वो भी लेगिंग होता है। कैसा होता है, लेगिंग। जितने भी मोटर पड़ोगा सबका क्या होता है, पावर फैक्टर लेगिंग ही होता है। कैसा होता है, लेगिंग। डीसी मोटर को छोड़ के, यूनिवर्सल मोटर को छोड़ के और एक सिंक्रोनस मोटर को छोड़, इन तीनों को छोड़ के बाकी सबका कितना होता है, लेगिंग होता है। तो आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछेगा, थ्री फेज मोटर का पावर फैक्टर का मान कितना है, 0.8 से 0.9। भाई एक से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। पावर फैक्टर का मान कितना होता है थ्री फेज मोटर का, 0.8 से 0.9। जबकि स्क्विरल केज का कितना होता है, 0.7 से 0.8। उसका 7-8, इसका 8-9, खत्म बात। एक दूसरे एंगल से समझना इस चीज को, ये एंगल सारा समझ आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सुनना जो आपकी बुक बोलती है भाई, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये था, कुछ नहीं करना, बाह्य प्रतिरोध जोड़ा, इससे क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ गया, टॉर्क बढ़ गया, खत्म बात। चले, किताब क्या बोलती है, किताब बोलती है कि आपका जो स्क्विरल केज मोटर है, स्क्विरल केज मोटर, यहाँ नोट डाल के भी लिख लेना एक चीज को, सवाल बन सकता है। नोट, स्क्विरल केज मोटर का स्टार्टिंग करंट का मान, फुल लोड का 5 से 6 गुना होता है। कितना होता है, 5 से 6 गुना होता है। स्टार्टिंग करंट का मान कितना, 5 से 6 गुना होता है। भाई स्टार्टिंग करंट का मान ज्यादा क्यों, बैक का मान 0 होता है ना, तो स्टार्टिंग करंट का मान क्या होता है, ज्यादा। स्लिप रिंग मोटर का ध्यान रखना, थ्री फेज स्लिप रिंग मोटर, थ्री फेज स्लिप रिंग मोटर का स्टार्टिंग करंट का मान फुल लोड के आप बताओ इससे कम होगा या ज्यादा होगा, इस फुल केस से ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा ना भाई। इसमें तो प्रतिरोध और जोड़ दिया आपने, प्रतिरोध ज्यादा हो गया तो करंट का मान कम नहीं हो जाएगा। नहीं समझेगा मेरी बात को। थ्री फेज स्लिप रिंग के अंदर बाह्य प्रतिरोध जोड़ा, तो ऑल ओवर प्रतिरोध का मान बढ़ नहीं गया। ऑल ओवर का प्रतिरोध का मान बढ़ने के कारण इसका स्टार्टिंग करंट का मान कम नहीं हो जाएगा क्या, प्रतिरोध और धारा एक दूसरे के विपरीत नहीं चलते क्या, है ना। तो फुल लोड के करंट का मान कितना, 3 से 4 गुना होता है। ये सवाल पूछा जाएगा, ध्यान रखना। स्क्विरल केज का स्टार्टिंग करंट का मान कितना होता है, 5 से 6 गुना, जबकि स्लिप रिंग का कितना होता है, 3 से 4 गुना। भाई इसका कम क्यों हुआ,
क्योंकि आपने इसके 3 फेज स्लिप रिंग मोटर के अंदर बाह्य प्रतिरोध जोड़ा है ना। अरे प्रतिरोध सिंबल के नहीं होते क्या? ये सिंबल प्रतिरोध के नहीं होते क्या? इसलिए मैंने वही बनाया था कि आपको याद रहे। नीचे मोटर भी इसमें आपको करनी भी है प्रैक्टिकल। चले अब देखो 3 फेज स्लिप रिंग मोटर है, उसके अंदर क्या हो चुका है, आपके प्रतिरोध का मान बढ़ गया। प्रतिरोध का मान क्या हो गया? बढ़ गया। तो स्टार्टिंग करंट का मान क्या है? कम। स्टार्टिंग करंट का मान क्या हो गया? कम। हुआ कि नहीं हुआ? स्टार्टिंग करंट का मान हो गया कम। स्टार्टिंग करंट का मान कम होने के कारण फ्लक्स का मान भी क्या होगा? कम। फ्लक्स का मान भी क्या होगा? कम। फ्लक्स का मान कम हो गया। फ्लक्स का मान कम होने के कारण टॉर्क का मान बढ़ जाता है। किसका मान बढ़ जाता है? टॉर्क का मान बढ़ जाता है। चलो क्या आगे, तो इतना घुमा के लाने की क्या जरूरत है, जब अपने इस तरीके से समझ सकते हैं तो वो पंगा छोड़ो, आपको ये चीज समझ आनी चाहिए। चलेंगे आगे, तो दिक्कत समझ परेशानी उतार लो, फिर चलते हैं।